लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये सीखा कि जो चार्ज का अमाउंट है वो अलग अलग हो सकता है। जो इलेक्ट्रोस्कोप के एक्सपेरिमेंट से हमने सीखा कि अगर जितनी ज़्यादा डाइवर्जेंस होगी उतना ज़्यादा ही अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। तो अब हम चार्ज को एक्सपेरिमेंटली तो मेजर कर पाए, बट इस अमाउंट को, इस क्वांटिटी ऑफ चार्ज को लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे हम देखेंगे और चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज को एक साथ यहाँ पे समराइज कर रहे हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो चार्ज है इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का चार्ज है, दो तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, सिमिलर क्या करेगा, सिमिलर तरह का चार्ज रिपेल करेगा और अनलाइक तरह का चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात आपको पता है। ठीक है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट पे इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो तो हम उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल। उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल। बेसिकली अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो आप तभी कर सकते हैं जब आप इस न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करेंगे। चार्ज की न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब कर दी मतलब या तो आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए या उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन को एंटर करा दिया। तो बिना न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब करे आप चार्ज, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज नहीं कर सकते। दूसरा हमने ये पढ़ा कि जब कभी भी चार्जिंग होगी, ठीक है, तो चार्जिंग का मतलब मास ट्रांसफर होगा। चार्जिंग तभी होगी जब मास ट्रांसफर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी एक्सेस होगी। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी बताया था। तो सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m और ये न्यूट्रल है, दिस इज न्यूट्रल। ठीक है, और आपने क्या किया, इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, इसका मतलब अब जो इसका नया मास है दैट इज लेस देन द ओरिजिनल मास। इसी तरह से अगर दूसरा ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया तो मतलब इसका जो नया मास है दैट इज मोर देन द ओरिजिनल मास, मींस देयर इज डेफिनेटली सम डिफरेंस इन मास। सपोज मैंने कहा कि n electrons gets transferred from one object to another. So what is the difference in mass? So this is 2nme, where this me is the mass of the electron. तो अगर n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं तो इतना डिफरेंस इन मास जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी, चार्ज क्या है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कोई डायरेक्शन वगैरह एसोसिएटेड नहीं है, तो सिंपली स्केलर है। इसको मेजर कैसे करेंगे, इट इज मेजर्ड इन कूलम। इसकी जो यूनिट है दिस इज कूलम, इट इज डिनोटेड बाय लेटर C, कैपिटल C। ठीक है, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है, सपोज उसको चार्ज को मैंने डिनोट किया Q से, तो मैंने कहा किसी के ऊपर इतना चार्ज है, इसका मतलब उसके ऊपर 2 कूलम चार्ज है या -3 कूलम चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कूलम ऐसा ही यूनिट है। ठीक है, इसकी CGS यूनिट और दूसरी यूनिट्स आपको बुक्स में दी हुई है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, बट हमारा काम इससे चल जाएगा। ठीक है, और इसकी दूसरी यूनिट है मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, ये सब आगे आप देखेंगे। पीको कूलम भी है। ठीक है, यू विल लर्न फर्दर इन द कमिंग सेक्शंस इनका यूज कैसे करना। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है दैट द चार्ज इज इनवेरिएंट। अब इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि जब आप चार्ज को चलाएं, कितनी भी वेलोसिटी से चलाएं, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज बदलेगा नहीं। तो मैं ये क्यों बात कह रहा हूं, क्योंकि चार्ज मास पे रिजाइड करता है, चार्ज बिना मास के रिजाइड नहीं कर सकता। ठीक है, मास मतलब क्या, मैटर, कोई ना कोई मैटर चाहिए जिसके ऊपर चार्ज रिजाइड करेगा।
सो मैटर है, मैटर की एक प्रॉपर्टी है मास, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने अब हम जो सीख रहे हैं पढ़ रहे हैं दैट इज चार्ज। तो चार्ज किसी न किसी मास पे रिजाइड करेगा। तो जो मास है, मास जो है वो वेरिएंट है, मास वेलोसिटी डिपेंडेंट। ये चीज बेसिकली हमारे सिलेबस में है नहीं, बट आप इसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पढ़ सकते हैं, आप इसको एक्सप्लोर करें। तो इसका जो फार्मूला गिवन है आपको जनरल बुक्स में लिख जाएगा, इसमें डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिचुएशन है, तो v स्पीड है पार्टिकल की, अगर ये v स्पीड c हो जाए तो डिनोमिनेटर 0 होगा और m उस सिचुएशन में 10 to infinity हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, आप इसको एक्सप्लोर करें। ठीक है, तो यहां बस कहने का मतलब ये है कि जो चार्ज है वो स्पीड डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, 6th प्रॉपर्टी, इसको हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, फिलहाल एज ए फैक्ट आप इसको समझिए कि जो मूविंग चार्ज है, अगर चार्ज चलेगा तो चार्ज चेंज तो नहीं होगा, बट जो मूविंग चार्ज है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने चारों तरफ कुछ इफेक्ट पैदा करता है, जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे फर्दर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक और चीज है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। वो एक भी प्रोड्यूस कर सकता है, दोनों भी प्रोड्यूस कर सकता है, बट यहाँ पे हमने चार्जेस को रेस्ट पे पढ़ना है। ठीक है, तो हम उसकी इस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक, अब यहाँ पे एक और चीज है, जैसे मैंने कहा कि चार्ज जो है वो किसी मास पर रिजाइड करता है, तो यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, जैसे हमने +1 में कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाया था, तो इसी तरह से मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का रेडियस है r और इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज को मैंने कह दिया चार्ज क्या है, q। अब इस चार्ज का इफेक्ट मेरे को यहाँ पे निकालना है। वो इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, ये बाद की बात है, पर मान लो ये कोई इफेक्ट करेगा, अट्रैक्शन करेगा, रिपल्शन करेगा। मान लो ये डिस्टेंस है z, अगर ये ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस इज वेरी लार्ज देन द साइज ऑफ द पार्टिकल, अब इसको पार्टिकल बोलेंगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आप एक पॉइंट चार्ज कह सकते हैं, प्रोटॉन को आप एक पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, जिस चीज के ऊपर चार्ज है उसके डायमेंशन बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे कि एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो आपको फर्दर स्टडी के अंदर इस आगे आप इसको देखेंगे कि हमको दो तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दी होगी, पॉइंट चार्ज या चार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जब ऑब्जेक्ट चार्ज होंगे तो उनके चार्ज की कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी। ठीक है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी अभी बता देते हैं आपको, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज बेसिकली 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज ये एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ है और इस रॉड के ऊपर कुछ चार्ज है, से चार्ज क्यू है। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज क्यू था, इसकी लेंथ एल है, तो दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, सो दिस इज कूलम पर मीटर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई एक सरफेस है, इसका सरफेस एरिया ऐसे है, इस सरफेस के ऊपर कुछ चार्ज है। ठीक है, एक शीट है, शीट पे कुछ चार्ज है, दैट इज चार्ज क्यू। सो हम डिफाइन कर रहे हैं क्वांटिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, यूनिट क्या हो गई, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह कोई एक वॉल्यूम सिचुएशन है, एक वॉल्यूम है, सॉलिड ज्योमेट्री है, इसका वॉल्यूम V है, इसके अंदर क्या है, चार्ज Q है, पूरे के अंदर चार्ज Q है। तो हम एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कूलम पर मीटर क्यूब। तो चार्ज जब मैटर पे रिजाइड करेगा, ठीक है, तो या तो उस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा या वो पॉइंट चार्ज की तरह होगा, पॉइंट चार्ज फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये चार्ज किस तरह से होता है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब सीधा सा है, यू कांट जनरेट चार्ज, मीन्स चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ठीक है, नॉर डिस्ट्रॉय। तो मैंने पहले ब्रीफली बताया था कि जब आप इस ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ, ये सिल्क क्लॉथ है, इसके साथ रब करेंगे तो इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सपोज कितना चार्ज आया, Q आया, तो इक्वलेंटली रब करने से पहले ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, रब करने के बाद अगर इसके ऊपर प्लस Q आया है तो डेफिनेटली इस सिल्क क्लॉथ के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, -Q आएगा। तो रब करने के बाद भी न्यूट्रलिटी रहेगी, मतलब आप चार्ज को जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। आप चार्ज को ट्रांसफर तो कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, बट आप चार्ज को जनरेट नहीं कर सकते, कोई नया चार्ज स्टैब्लिश नहीं कर सकते। अगर आपने कहीं चार्ज जनरेट किया है, सपोज आपने पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया है, आप कह रहे हैं कि किया है, तो इसका मतलब आपने जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकाले वो डेफिनेटली कहीं गए हैं, ठीक है, क्योंकि ऑन द होल दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर ऑल न्यूट्रल, ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कह रहा है कि आप चार्ज को कंजर्व करेंगे, किसी जगह पॉजिटिव क्रिएट किया तो इक्वलेंटली दूसरी जगह नेगेटिव चार्ज भी जनरेट होगा। नेक्स्ट, क्योंकि चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, यू कैन ऐड इट एल्जेब्रिकली, सो एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, सपोज किसी चीज के ऊपर ऑलरेडी +3 कूलम चार्ज था, आपने किसी तरह से इसके ऊपर -2 कूलम चार्ज ट्रांसफर किया, तो जो फाइनल चार्ज बचेगा अब वो कितना बचेगा, +1 कूलम चार्ज बचेगा। मतलब आप चार्ज को एल्जेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दिस इज द एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो जो चार्ज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जो चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज जो है, से चार्ज Q है, एंड दैट चार्ज विल बी रिटन ओनली एज ±NE, where n is what, n is an integer, प्लस माइनस ना लिखे तो बाय डिफॉल्ट n is an integer, and E is the fundamental unit of charge और फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। फंडामेंटल चार्ज जो है वो E है, फ्री चार्ज जो है वो E है, ठीक है। मतलब क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज अवेलेबल होगा वो E के मल्टीपल्स में होगा, और n क्या है, इंटीजर। तो सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है, ठीक है, तो आप उसको लिख रहे हैं, वो चार्ज क्या है, 2E, 2 टाइम्स द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो -2E लिख दिया, या 5 टाइम्स E, ठीक है। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है वो है 2 × 10⁻19 कूलम। नो, this is wrong. You can't write it. Either it is 1.6 × 10⁻19 coulomb, or it is 3.2 × 10⁻19 coulomb. Means it should be multiple of E. It can't be a real multiple of E. तो ये जो मल्टीपल होंगे ये इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो क्वांटाइजेशन है ये माइक्रोस्कोपिक स्केल पे काम करती है, माइक्रोस्कोपिक स्केल पे फंक्शन करेगी, मैक्रोस्कोपिक स्केल पे काम नहीं करेगी, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक स्केल पे जो फिजिकल इफेक्ट्स हैं इस क्वांटाइजेशन के वो इतने ऑब्जर्वेबल नहीं है, तो माइक्रोस्कोपिक स्केल पे हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो 2 कूलम हो सकता है, हो सकता है 2 कूलम चार्ज हो सकता है, बट 2 × 10⁻19 कूलम आप उसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 2 कूलम लिख सकते हैं, मैंने यहाँ कूलम लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल जो है E के टर्म में मल्टीपल है, ये माइक्रोस्कोपिक स्केल के लिए आप इसको लिखेंगे, ठीक है। 2 कूलम इज अ ह्यूज चार्ज, क्लियर।
तो ये 3 इसकी एसेंशियल बेसिक प्रॉपर्टीज थी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो आपको हर जगह लगाना ही पड़ेगा, हर जगह लगता ही है, ये फंडामेंटल लॉ है। आपकी सारी केमिस्ट्री की इक्वेशंस जो है वो चार्ज और मास के बैलेंसिंग पे ही काम करती हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अंदर ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक पॉलिथीन पीस है दैट हैज बीन रब्ड विद वूल एंड इट इज फाउंड दैट इट हैव अ नेगेटिव चार्ज। उस पे चार्ज कितना है? नेगेटिव चार्ज है एंड दैट इज -3 इंटू 10 पावर -7 इतना चार्ज उसके ऊपर आया। किसके ऊपर? पॉलिथीन पीस के ऊपर। तो कह रहा है कि अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आया है देन एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। तो किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है? पॉलिथीन पीस के ऊपर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वूल से किसमें? पॉलिथीन के ऊपर शिफ्ट हुए हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन वूल से पॉलिथीन में गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो आप निकाल सकते हैं। पुट दिस इक्वल टू एन ई। ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज -1.6 इंटू 10 -19 कूलम। तो इसको सॉल्व करिए तो एन आपके पास जो आएगा दैट इज 2 इंटू 10⁻+12। So these are the number of electrons that has been transferred from wool to polythene. Clear? Second part में वो कह रहा है is there a transfer of mass from wool to polythene? Yes, there is a transfer of mass, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब कभी भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगी ट्रांसफर ऑफ मास होगा। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मास पूछ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसको मल्टीप्लाई करिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ से निकाल लिए हैं दैट इज अराउंड 2 इंटू 10⁻18 किलोग्राम। तो लगभग इतना जो मास है वो क्या होगा? ट्रांसफर होगा। चाहे ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है बट इट विल हैपन। तो यहाँ पे आज हमने चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज को पढ़ा और एक छोटा सा एग्जांपल किया चार्ज के ट्रांसफर के बारे में। क्लियर? और चार्ज के क्वांटाइजेशन से रिलेटेड।